संसाधन एवं विकास, ठीक ना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास, भारत 2 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। अब इसको बढ़िया से पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा आखिर क्या है संसाधन। क्लास 9 में हम लोगों ने भारत के विषय में पढ़ा था, बताया था कि भारत की लोकेलिटी हमारे वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है और एक्चुअल अर्थ में कहाँ पर है। वर्ल्ड मैप के साथ साथ हाँ वर्थ के साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के रूप में उसको देखा था, भारत की स्थिति। साथ ही साथ में हमने देखा, सब बताएंगे, क्लास 9 में बताए थे हम लोग। अधिक जानकारी के लिए क्लास 9 वाले वीडियो को देख लीजिएगा या क्लास 9 की बुक उठाकर पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिए, उसके विषय में भी बता दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे लिखा है, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुँचाते हैं। ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए, तैयार करें, तो इन्हें बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। जैसे हम अभी यहाँ पे पंखे के नीचे बैठे हैं, एसी के नीचे बैठे हैं, तो वो हमें क्या करता है, कूलिंग देता है। संभवतः अब तो गांव साइड में भी हमारे सभी लोगों के घरों में पंखा होता है, पहले नहीं हुआ करता था। तो ये जो फैन है आखिर ये चलता कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। यहाँ पे पोल बनाया हुआ है और ये इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ वायर्स है। यहाँ बांध है, झरनों को दिखाया गया है। तो उनकी हमको एक लिस्ट बनानी है और उसके हिसाब से बताना है कि क्या होगा। मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा दे दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आती हैं। चलिए अब बारी बारी से हम देखते चलते हैं। हमारे पर्यावरण, हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है और इसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपलब्ध है, मानव के द्वारा जो निर्मित होता है, जो आर्थिक रूप से संभाव, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो क्या कहलाता है, एक संसाधन कहलाता है। यानी संसाधन क्या है, संसाधन का यानी रिसोर्सेज क्या है, उनको हम कैसे कहेंगे, वे सारी वस्तुएं जो साइंस के थ्रू बनाई जाती हैं और जिनका हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक स्थान होता है। उनके बिना हमारा जीवन अच्छी तरह से संभव नहीं है। उसे हम क्या, हाँ उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन का नाम देते हैं। कपड़ा हो सकता है, बिल्कुल संसाधन कपड़े में आएगा। चलिए रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक ना। हाँ जी, आगे देखते हैं। तो क्या लिखा है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं की रूपांतरण की प्रक्रिया प्राकृतिक, प्रौद्योगिक और संसाधनों के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध से निहित है। यानी क्या ये स्टेटमेंट करना चाहता है, जितना भी पर्यावरण में हमारे पास वस्तुएं उपलब्ध हैं वो एक दूसरे पर अपनी प्रकृति के अनुसार बदलती रहती हैं और उसके हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम एक बात कर लें आयरन, लोहे की, लोहे से हम पंखे की डिजाइनिंग कर लेते हैं। लोहे से हमारे पास फरसा बनता है, खुरपी बनता है, यानी खेती के भी उपयोग करते हैं हम। हाँ स्टोर करने के लिए अलमारी भी बनाते हैं। और देखिए मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संसाधनों का निर्माण करते हैं। तो जैसे हमने पंखे का नाम लिया, पंखा आयरन उनको कहाँ से प्राप्त होगा, प्रकृति से ही प्राप्त होगा। ठीक, क्या आप अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। यानी संसाधन जो है वो प्रकृति नहीं देती। जैसे पंखा जो है वो ह्यूमन ने बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। प्रकृति हमको रॉ मटेरियल देती है, ठीक ना। उसकी सहायता से हम लोग अलग अलग रॉ मटेरियल जैसे खनिज लवण, ठीक ना, ऐसे सारे वस्तुएं जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है उन्हें हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे अगर गेहूं की बात कर लें, ठीक ना, तो गेहूं से फिर हम आटा बनाते हैं, आटे से फिर रोटी बनाते हैं, फिर उसको एक्सेट्रा। आप जानते हैं रोटी बनने के बाद क्या होता है, हाँ तो सीधी सी बात है। तो
वो रॉ मटेरियल के अंदर आता है। यानी जैसे अगर हमको मान लीजिए बल्ब बनाना है तो सबसे पहले छोटे छोटे वायर्स किट सब कुछ उपलब्ध कराएंगे तब जाकर तो बल्ब बनेगा। या फिर हमको जैसे यही बोर्ड बनाना है तो हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए तभी तो जाकर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। अभी मैंने बताया पंखे का एग्जाम्पल लिया, परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब देखिए संसाधनों का भी हमने वर्गीकरण किया है, अब उनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर वो कैसे पैदा हुए हैं, जैव और अजैव। जैव का मतलब जिसमें जीवन हो ऐसा कह सकते हैं, यानी जिसमें बायोलॉजिकल फिगर हो यानी जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाए, ठीक ना। अजैव जिसमें जीवन न हो, अजैव का मतलब जीवन न हो, हाँ बायोटिक एबायोटिक जिसमें जीवन न हो यानी निर्जीव वस्तुएं, ठीक ना। निर्जीव वस्तु ना कहिए, हाँ इसको ऐसे कह लीजिए कि उसके अंदर जैसे H2O वाटर, ठीक ना, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं पाया जाएगा, यानी बायोलॉजी वाले सब्सटेंस नहीं पाए जाएंगे उसे अजैव कहेंगे। जिसमें बायोलॉजी वाले सब्सटेंस पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे, जैव कहेंगे। समाप्यता के आधार पर यानी जो खत्म होने वाला है, ठीक ना, एंडिंग पोजीशन जिसका हो। जैसे अगर हम बात कर लें आयरन की, एक दिन आयरन नष्ट होता है, ठीक ना, लेकिन सोने की बात करें नष्ट होने वाला नहीं है इतना जल्दी, ठीक। हीरे की बात कर लें इतना जल्दी नष्ट होने वाला है नहीं, वो भी नष्ट होता है, ठीक। उसके अंदर डिग्रेबल नष्ट हो, हाँ डिग्रेबल होने की कैपेसिटी होती है। किसका अधिक होता है, काफी अधिक होता है। आप वो चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। प्लास्टिक कहाँ से आया? प्लास्टिक मानव ने बनाया है। वो किस पदार्थ से प्लास्टिक बनता होगा? इथिलीन। आप जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का है कि कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक ना, तो उसमें छोटा सा दिया है। आप क्लास 11-12 में पॉलीमर चैप्टर है उसमें अधिक दिया है। या छोटे क्लास में क्लास 8 में चैप्टर नंबर 4 है, ठीक ना, साइंस में। नहीं मेटल एंड मेटल तो 3 है, मेटल एंड मेटल 3 है। हाँ तो वो है, ये अगर ये देखिए ये है इथिलीन C2H4 और ये है एसिटिलीन C2H2, ठीक ना। जब इसका हम यन मोल लेते हैं तो बोलता है पॉलीथीन। एथिलीन से पॉलीथीन बनता है, पॉली रूप में लिया जाता है, यानी यन टाइम्स दिया जाता है तो पॉलीथीन बनता है। चलिए अभी हम लोग केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर है। चलिए तो समाप्यता के आधार पर, समाप्यता का मतलब खत्म होने के आधार पर, नवीनीकरण योग और अनवीनीकरण योग, यानी एक बार रिसाइकल किया जा सके फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सके, हाँ यस, फिर से बनाया जा सके, उसे रिसाइकल किया जा सके। जैसे आप देखोगे कुछ कूड़ा बटोरने वाले बच्चे होते हैं या आदमी होते हैं, वो जगह जगह से प्लास्टिक की बोतलें बटोर कर ले जाते हैं, तो नहीं तो आखिर जो प्लास्टिक में भी कई प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त बनाया सकते हैं, नया शेप दे सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नया शेप नहीं दिया जा सकता है। वो नया शेप वाला नहीं है, वो एक तरह से अस्थायी होता है, एक बार बन गया तो बन गया, फिर से दोबारा नहीं बन सकते, ठीक ना। स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बटा हुआ है। सर जैसे व्यक्तिगत मतलब ह्यूमन रिसोर्स, नहीं व्यक्तिगत का मतलब जैसे हमने बात, ये हमारा, ये पंखा हमारा है, ठीक ना, जैसे ये पंखा हमारा है, ये जमीन हमारी है, ठीक ना। गेहूँ, हाँ ओनरशिप हो, गेहूँ हमने जो बोया वो गेहूँ हमारा है, अब उसको हमको जिसको देने की इच्छा दिया जाए, किसको, अरे व्यक्तिगत, अरे पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, पर्सनल तौर पे, ठीक है, ओनरशिप हो उसका, स्वामित्व तो वही मालिक हो, ठीक ना। यानी भूमि का जैसे मालिक तो लैंडलॉर्ड बोलते हैं, वैसे उसका खुद का हो सब कुछ। सामुदायिक, समाज के आधार पर। राष्ट्रीय, राष्ट्र के आधार पर यानी नेशनल के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्र के आधार पर क्या है, इतनी एरिया राष्ट्र की है, ये सारे मटेरियल राष्ट्र में है। बाकी अब चीज़ें जैसे लिथियम है, लिथियम हमको ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ता है, तो वो सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत आ जाएंगे। विकास के स्तर के आधार पे संभावी, विकसित, भंडार तथा संचित कोष, यानी इतने भागों में 4 भागों में बटा है, फिर 4 भागों का भी भाग बटा हुआ है। चलिए यहाँ पे संसाधनों को थोड़ा सा हम कुछ फिगर के हिसाब से समझते हैं, फिगर नहीं डायग्राम के हिसाब से। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा एक पिरामिड दिया हुआ है। क्या पिरामिड में कह रहा है, मानव जो है
प्राकृतिक, प्रौद्योगिक और संसाधन संस्थाएं, ये अलग चीज़ों में बटा हुआ है। यानी मानव इन तीनों चीज़ों से ही अपना कार्य चलाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं संसाधन, रिसोर्सेस। तो प्राकृतिक रिसोर्स हो सकता है और दूसरा क्या है, मानवीय रिसोर्स। यानी एक हमको जो प्रकृति से प्राप्त होती है, एक जो मनुष्यों के द्वारा होता है। प्राकृतिक रिसोर्स नवीनीकरण भी हो सकता है और अनवीनीकरण भी हो सकता है। मानवीय संरचनाएं एवं संस्थाओं के आधार पर या मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर। नवीनीकरण स्रोत में सतत या प्रवाह, जैसे पवन है, जल है, इसको फिर दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। पवन मतलब हवा। और जैव का मतलब प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, ये सब जैव के अंतर्गत आते हैं। और नवीनीकरण योग्य, जिनको हम फिर से मतलब जो हमेशा रहता है ना। जैव का मतलब जीव जंतु वाले, ठीक ना, चाहे वो वनस्पति हो, बायोलॉजी से संबंधित है, ठीक ना, हाँ, बायोटिक एबायोटिक, ठीक ना। अनवीनीकरण यानी जिनको अनवीनीकरण पुनः चक्रीय, जैसे धातु है, और चक्रीय जिनको जैसे जीवाश्म ईंधन है, नहीं प्राप्त कर सकते। मानवीय पुनः चक्रीय का जैसे लोहा है, उसको पीट पाट कर फिर दूसरा कुछ बना सकते हैं। लोहे को मार के छड़ बना दीजिए। यस। एल्युमिनियम को मार के वो बना दीजिए, क्या कहते सीट बना दीजिए, ठीक ना। अचक्रीय जैसे पेट्रोल है, जला दिए, काम खत्म हो गया, फिर से दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। पूछे हैं नहीं, उसमें ही पूछे पेट्रोल कैसे बना है। आप चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 नहीं 5 क्लास 8 पेट्रोलियम चैप्टर है, जाकर उसको पढ़ लीजिए। वैसे मैं हल्का सा बता देता हूँ। हजारों साल पहले पृथ्वी के अंदर बहुत सारे वन वृक्ष और पशु जंतु जो भी हैं वो नीचे दब गए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मतलब पहाड़, ओलियम मतलब तेल, यानी पहाड़ के नीचे दबा हुआ तेल को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक ना। पेट्रोलियम और ऊपर वाली चट्टान के बीच में गैस पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, नेचुरल गैस। जैसे मेथेन है, ब्यूटेन, ये सब क्या है, नेचुरल गैसेस हैं। कोयला कैसे बना है, वही सारी प्रक्रिया है, पेट्रोलियम में सब आ जाता है। अगर वो सब जानवरों से बना है सर जी, जानवर से, पेड़ पौधों से, तो मतलब कल जैसे इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जीवाश्म, जीवों के अंश से बना हुआ ईंधन, तब इसका सूखा फॉसिल फ्यूल। क्यों होता है, क्यों बेकार क्यों नहीं महकता है? बेकार वो महकता है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, वो वही है रॉ मटेरियल। देखिए वही है रॉ मटेरियल। पेट्रोलियम क्या है, रॉ मटेरियल है। पेट्रोलियम को हम ले आए यहाँ पर और यहाँ फर्नेस भट्टी में उसको हमने अलग अलग चेंज किया, तो फिर वो पेट्रोल बना, डीजल बना, गैसोलीन ऑयल बना, ठीक है। फिर ये पॉन्ड्स ब्यूटी क्रीम, जो वो रौनक की डिबिया खुल गई रहे, आता है पर्चा टीवी में, हाँ पॉन्ड्स आता है ना, हाँ ग्लिसरीन, तो वो सब क्या है, उसी से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से, ठीक ना। और सर जी चलिए क्रियाकलाप का मतलब एक्टिविटी। प्रत्येक संवर्ग से कम 2 संसाधनों की पहचान करें। अभी जो हमने यहाँ पे अलग अलग भाग बांटा, जैव, नवीनीकरण, अनवीनीकरण, तो प्रत्येक का हमको एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट चलिए, तो इसी को भाग में बांट कर पहचान कर लीजिएगा। अभी मैं कई सारे मैंने एग्जाम्पल दिए, तो आपने कम से कम 2 एग्जाम्पल लेकर समझ लीजिएगा। संसाधनों के प्रकार, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन के प्रकार पहला हम पढ़ना उत्पत्ति के आधार पर, यानी कैसे वो पैदा हुए, कैसे उनका जन्म हुआ। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। हाँ, इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, पेड़ पौधे, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, मछली इत्यादि। अजैव संसाधन, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। अजैव संसाधन जैसे चट्टान, धातुएं, ये सब। तो बायोटिक, एबायोटिक, ठीक ना, जैव, अजैव। फिर अगला क्या है, साम्यता के आधार पे, यानी जो नष्ट हो सकते हैं, डिग्रेबल। देखिए नवीकरण योग्य संसाधन, यानी जिनको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रिन्यूएबल, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, नवीनीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जा सकता है, रिन्यूएबल। उदाहरण के तौर पे सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत कंटिन्यूअस प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। अगला क्या है,
अनवीनीकरण योग्य। अनवीनीकरण का मतलब जिसको फिर से दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जैसे हमने पेट्रोलियम का बात किया, खनिज और वैज्ञानिक का मतलब भू का मतलब पृथ्वी, वैज्ञानिक का मतलब साइंस, वो मतलब पृथ्वी अर्थ वाला साइंस। विज्ञान। हाँ। लंबे लंबे अरे मतलब अभी मैंने बताया ना पेट्रोलियम का हजारों साल पहले पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे दब गए थे और हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण उसमें चेंजिंग आया। इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, कुछ संसाधनों जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। चक्रीय का मतलब फिर से प्राप्त किया जा सकता है, वह एक बार प्रयोग करने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। और चक्री का मतलब बाद में नहीं, जैसे पेट्रोल। चलिए फिर अगला क्या है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। चलिए, व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि है जिनके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं। जैसे गेहूं की फसल हमको करना है, उसमें पानी की सिंचाई करना है तो उस सिंचाई का हम सरकार को पैसा देते हैं, भूमि का अलग से पैसा देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुएं, जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। आपके परिवार में क्या क्या संसाधन है, घर द्वार, रुपया, पैसा, क्या क्या है, सब कुछ बनाइए। चलिए फिर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सर जी सामाजिक। मोबाइल भी संसाधन है। हाँ बिल्कुल, ये भी संसाधन है। संसाधन का मतलब वो है जो हमारे भौतिक जीवन के लिए सार्थक हो, ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो, वो संसाधन है। ये संसाधन रिसोर्सेज समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे गांव की शामिलात भूमि, जैसे चारण भूमि, चरागाह, शमशान भूमि जहाँ पे अपने मुर्दों को फूकते हैं, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्र, शमशान घाट, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। इस शहर में हर जगह वो क्या कहलाएगा, सामुदायिक कहलाएगा। जहाँ जैसे हर चीज रहता, फैसिलिटी हाँ, है। हर चीज़ के लिए। जैसे रोड है तो वो क्या है, सबके लिए है। बस आपकी क्या करते हैं, नहीं करते हैं, बाप की बपोती है रोड, तो बाप के रोड है। हाँ, तो बस वही चीज़ है। तो ये समाज का है, ठीक ना। मोबाइल आपका है, फोन आपका है, ठीक ना, लेकिन जो कंपनी है सिम वाली वो सबके लिए एक बराबर टावर देगी, ठीक ना, तो वो सबके लिए है। राष्ट्रीय संसाधन, हाँ पूरे राष्ट्र के लिए। हाँ, देखिए चलिए आते हैं राष्ट्रीय संसाधन पे। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे राष्ट्रीय संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई आपका खेत है और उधर से ही रोड हाईवे जा रहा है, ठीक ना, तो सरकार को ये अधिकार है वो आपके अपने खेत को अपने अंडर में ले ले और वो सबकी भलाई के लिए उस पर रोड बनाए। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्यजीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तथा महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र, वो उसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा है। यानी समुद्र में जब आप समुद्र के क्षेत्र में पहुंचते हैं, वहाँ से 12 समुद्री मील यानी करीब 22.2 किलोमीटर तक वो देश का रहता है, वो देश का है। जैसे वहाँ से कोई भी शिप नहीं, जहाँ श्रीलंका नहीं, श्रीलंका से आगे मतलब जाएगा तो मतलब अपना मान लीजिए ये जो 22 किलोमीटर होता है, इसके अंदर में कोई भी हाँ, शिप जाएगा suppose- उसको टैक्स देना पड़ता है। वो सपोज करिए ये हमारा भारत का नक्शा है ऐसे, ठीक ना, तो ये साइड वाला जो है ये मान लीजिए 22.2 किलोमीटर हुआ समुद्री मील का, ठीक ना, तो यहाँ तक का हमारा है सब कुछ। अब इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चालू हो जाता है। यहाँ से आप टैक्स नहीं दे सकते। नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक ना। सर जैसे कोई भी शिप आ रही है, ठीक ना, हम मार बाबू प्लीज बढ़िया
एक पटाखा साटेंगे निकल लोगे मंगल दादा के पास। ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब जो समुद्री रेखा के 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है किसी देश का अधिकार नहीं है, उस संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। चलिए, क्या आप जानते हैं भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर के तलहटी क्षेत्र में मैगजीन ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जिनके विषय में आप कल खोज कर ले आइएगा और बताइएगा। आगे के सारे क्वेश्चनों को हम लोग कल पढ़ा जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ कमेंट आप एनी टॉपिक इफ़ यू हैव देन। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करिए ताकि सभी लोग आपका सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद।